नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेश कुमार आपके समक्ष पॉलिटी के दूसरे चैप्टर को लेके आया हूँ। दूसरी क्लास लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ और इस क्लास में हम संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा कि सर संविधान में अनुसूचियाँ क्यों जोड़ी गई? संविधान में कुछ ऐसे आर्टिकल थे जब वहाँ उनका विस्तार पूर्वक लिखना संभव नहीं था, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने उनको अनुसूची के माध्यम से उनको जोड़ दिया। दूसरा, अब फिर आते हैं कि संविधान में मूल अनुसूचियों में कितना था। मूल संविधान में हम कहें कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। और वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में सर 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अब कौन कौन सी अनुसूचियाँ हैं? तो 9, 10, 11 और 12। सबसे पहली अनुसूची पहला संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, मतलब सबसे पहली संशोधन और कौन सी जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई 1951 के तहत आर्टिकल नंबर 13(1)(b) के माध्यम से जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 52वां अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत जोड़ी गई। 11 और 12 73वां और 74 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ी गई। चलिए फिर हम चलते हैं पहली अनुसूची पे। तो पहली अनुसूची क्या कहता है? पहली अनुसूची कह रही है कि राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं सीमाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इसमें संघ एवं राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के नाम की बात है तो अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो हमारे संविधान निर्माताओं में नाम को लेकर 2 वर्गों में विभाजित थे। कुछ लोगों का मानना था कि इसका जो प्राचीन नाम है भारत, इसी नाम को कंटिन्यू रखा जाए, और कुछ लोगों का मानना था कि इसका मॉडर्न नाम इंडिया रखा जाए। तो हमारे फिर एक बीच का रास्ता निकाला गया और बीच रास्ते में कहा गया कि इसका नाम भारत भी है और इंडिया भी है। मतलब जो भारत है वही इंडिया है और जो इंडिया है वो भारत है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 4 में क्या है? आर्टिकल नंबर 2 के तहत नए राज्यों की स्थापना प्रवेश है, और आर्टिकल नंबर 3 के तहत क्या है कि नए राज्यों का निर्माण और सीमा क्षेत्रों के नामों में परिवर्तन से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? परिवर्तन। तो हम आपको बता दें कि भाई कितने राज्य हैं, तो राज्य कितने हैं? तो हमको इस समय भारत में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित राज्य हैं? सर कितने केंद्र शासित राज्य हैं? तो केंद्र शासित राज्य हैं आपके पास 8। जब तेलंगाना बना था तो 29 राज्य हमारे पास हो गए। जब जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनकर उसको क्या किया गया? उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, तो हमारे पास 28 राज्य हो गए और केंद्र शासित राज्य हो गए 9। लेकिन अभी हाल ही में हमने दमन और दीव और दादर नगर हवेली दोनों को मिला के एक केंद्र शासित राज्य बनाया है, इसलिए केंद्र शासित कितने हो गए? 8। हम अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 इसको हम जब भाग पढ़ेंगे पहले तो हम एक एक चीज़ का जिक्र करेंगे। अभी हम अनुसूचियाँ पढ़ा रहे हैं तो हम अनुसूचियों को पढ़ लें। अनुसूचियों से हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हमने प्रस्तावना कराया था उससे अन्य संबंधित कंपटीशन एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने आपको वो कराए हैं। ऐसे ही मैं संविधान की अनुसूचियाँ कराऊंगा और जितने भी संबंधित कराऊंगा, और जितने भी संबंधित कंपटीशन एग्जाम में ये जो पूछे गए क्वेश्चन हैं हम इसकी बात कराएंगे। तो आप अनुसूचियाँ पढ़ रहे हैं तो आप अभी अनुसूचियों पे फोकस करिए। यहाँ हम एक चीज़ बताते हैं, आर्टिकल नंबर 3 के तहत कोई भी अगर किसी भी इस तरह का नए राज्यों के निर्माण या सीमा के क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन का बात आएगा तो वो तभी संसद में रखा जाएगा। उससे पूर्व आपको राष्ट्रपति की मंजूरी लेना जरूरी होगा। दूसरा, अगर राष्ट्रपति अपनी मंजूरी देता है तो राष्ट्रपति अपनी मंजूरी देने से पूर्व जो संबंधित राज्य है उसकी विधानमंडल से मत जानने के लिए भेजता है, मत जानना चाहता है। लेकिन हाँ, राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि संबंधित विधानमंडल ने उसे क्या मत दिया है उसको मानने के लिए। और जो भी नाम परिवर्तित या नए राज्य का गठन होगा उसे संविधान संशोधन आर्टिकल नंबर
368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं दूसरी अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारी के वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान है। किसकी? पहली बात यहां देख लीजिए, हम बात किसकी कर रहे हैं? संवैधानिक पदों पर आसीन है, संवैधानिक पदों पर। तो अब इसमें कौन कौन सा संवैधानिक पदों से आसीन होगा? तो भारत का राष्ट्रपति है, राज्यों का राज्यपाल है, लोकसभा अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, राज्यसभा का सभापति है। देखिए हम यहाँ बता देते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो यहाँ उपराष्ट्रपति ना लेके हमने क्या लिखा है कि राज्यसभा के सभापति, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो पद है वो किस तरह वेतन भत्ता जो लेता है वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर ही वेतन भत्ता लेता है। ठीक है, राज्य विधान परिषदों के सभापति हैं, उपसभापति हैं, संबंधित न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, फिर आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, भारत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। ठीक है, इनके वेतन भत्तों की बात इसमें की गई। अब चलते हैं नेक्स्ट, तीसरी अनुसूची में क्या कहा गया कि विभिन्न पदाधिकारियों, उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ है। हम इसमें शपथ और अफर्मेशन मतलब शपथ और प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। अब किसके दिए गए? तो संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, मतलब संसद और विधानमंडल के सदस्य, संसद एवं राज्य विधानमंडल के चुनाव के प्रत्याशी, संघ और राज्य क्षेत्रों के मंत्री, है ना, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। मैं आपको यहाँ बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरी अनुसूची। अब आप कहेंगे कि सर इसमें 3 पद, अभी आपने हम राष्ट्रपति के वेतन भत्ते की बात की थी, दूसरी अनुसूची में राज्यपाल की बात की थी और उपराष्ट्रपति की बात की थी, तो क्या तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति तीनों के शपथ का कोई प्रतिज्ञा नहीं है, कोई शपथ की बात नहीं है इसमें? क्यों? तो हम कहते हैं कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति की शपथ का जिक्र तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया। इसलिए नहीं किया गया, राष्ट्रपति जो है आर्टिकल नंबर 60 के तहत, राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 60 के तहत और राज्यपाल आर्टिकल नंबर 159 के तहत शपथ लेता है। वो संविधान और विधि के संरक्षण, प्रोटेक्ट, डिफेंड मतलब प्रतिरक्षण और परिरक्षण की शपथ लेता है। बल्कि उपराष्ट्रपति, अब बात आती है उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति जो है आपका आर्टिकल नंबर 69 के तहत संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेता है। किसकी लेता है? संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेता है। मान लीजिए किसी एग्जामिनर का दिमाग आया, उसने कहा कि राष्ट्रपति की तरह शपथ कौन लेता है, और नीचे दिया राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या प्रधानमंत्री, तो आप क्या लगाएंगे कि सिर्फ राज्यपाल लेगा? कौन लेगा? राज्यपाल लेगा। आपको बता दिया है। आप देखिए, इसी के साथ हम चलते हैं चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची जो है वो आपकी राज्यों और केंद्र शासित के लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। तो राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर, राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया कि सबकी को समान प्रतिनिधित्व मिले। तो सबसे ज़्यादा सीटें किस में हैं? तो उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में है? तो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में है? तो उत्तर प्रदेश में है। तो सबसे ज़्यादा सीटें भी किस में होंगी? तो उत्तर प्रदेश में होंगी। ठीक है, तो अब उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? तो यूपी में कितनी है? 31 सीट है। महाराष्ट्र में कितनी है? 19 सीट है। तमिलनाडु में कितनी है? 18 सीट है। पश्चिम बंगाल में 16 और बिहार में 16 सीटें हैं। अब नेक्स्ट अनुसूची पे चलते हैं। अब चलते हैं 5वीं अनुसूची पे। 5वीं अनुसूची जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से जुड़े प्रावधान की बात करती है। देखिए, ये अनुसूची जो है वो संविधान के
ये अनुसूची जो है ये संविधान के भाग 10 से जुड़ी है। और ये किसकी बात कर रही, तो आर्टिकल नंबर 244(1) की बात करती है। 244(1). अब देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों में इस अनुसूची में कुछ राज्यों को बाहर रखा गया। कौन कौन से राज्य, उन कुछ राज्यों को छठी अनुसूची में रख दिया गया। अब वो राज्य कौन से हैं, तो हम यहां लिख दें, असम है, और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऐसे वो राज्य हैं जिनको, ये राज्य कहाँ, ये राज्य छठी अनुसूची में। इन राज्यों को छोड़कर बाकी अन्य राज्य, तो 200, इन राज्यों को क्या है, इन राज्यों को छोड़कर, कटकर जो निशान है क्रॉस का, इसका मतलब ये राज्य इसमें नहीं है। तो अब कहोगे सर इसमें कौन कौन से राज्य आते होंगे, तो हम कहेंगे आंध्र प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, आदि राज्य इसमें आते हैं। और अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के जो राज्यपाल हैं उन्हें आवश्यक होता है कि वह प्रतिवर्ष या जब राष्ट्रपति चाहे तो उन्हें अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देना होगा। अब अब दूसरा क्या है, संसद या राज्य के जो भी विधानमंडल में के जो भी कानून बनाए, संसद ने बनाए हो या राज्य के विधानमंडल ने किसी भी अधिनियम में संशोधन किया हो, तो या निरसन कर, तो राज्यपाल को ये अधिकार है कि वह उस क्षेत्र पे लागू करेगा या नहीं लागू करेगा। ये अधिकार किसके पास है, राज्यपाल को है। ठीक है। दूसरी, संसद के पास 5वीं अनुसूची का संशोधन और परिवर्तन और निरसन करने का अधिकार है, लेकिन उसे संविधान संशोधन अधिनियम नहीं माना जाएगा। मतलब उसे आर्टिकल नंबर 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 5वीं अनुसूची पे आते हैं। 5वीं अनुसूची आपकी हो गई है। 6ठी अनुसूची पे आते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यों को जनजाति प्रशासन के बारे में उपबंध। मैंने कहा कि 5वीं अनुसूची में साफ साफ लिखा है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम और राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के संबंध में। तो अब इसमें क्या है, तो अब ये किससे संबंधित है, तो ये भाग 10 के ही आर्टिकल नंबर 244(2) और 275(1) के क्लॉज से संबंधित है। कौन से आर्टिकल संबंधित है, तो 244(2) और 275(1) इससे ये संबंधित है। इसमें है क्या, इसमें राज्यपाल को स्वायत्त क्षेत्रों की स्थापना की बात की गई है कि राज्यपाल इसमें क्या कर सकता है कि स्वायत्त क्षेत्रों की स्थापना कर सकता है। और राज्यपाल को ये अधिकार है, क्या है, राज्यपाल को ये अधिकार है कि वे ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में किसी भी समय जांच करने या प्रतिवेदन देने के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकता है। और मैं आपको बता दूं, इसके तहत राज्यपाल जो है जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषदों को निलंबित भी कर सकता है। 6ठी अनुसूची में संसद द्वारा किया गया संशोधन, अब इसमें अगर संशोधन जो संसद की गई है उसको भी आर्टिकल नंबर 368 के तहत कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जनजाति क्षेत्र जैसे मेघालय में खासी पहाड़ी जिला है, जैंतिया है, गारो है, मिजोरम में आपका चकमा जिला है, मारा जिला है, लाई जिला है, असम में आपका कारगी है, बोडोलैंड प्रदेश, बोडोलैंड तो बहुत न्यूज़ में रहता ही है। ठीक है, तो ये किसकी बात की गई है, तो 244(2) में बात की गई। किस किस, अब देखो ऐसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये बताइए कि 6ठी अनुसूची में, तो हम कहेंगे 6ठी अनुसूची में संघ की कार्यपालिका शक्ति के बात की गई। अब 6ठी अनुसूची की बात करें तो कौन कौन से राज्यों की बात करेंगे, तो हम कहेंगे असम संबंधित है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब मान लीजिए मैंने क्वेश्चन बना दी 6ठी अनुसूची में कौन सा राज्य संबंधित नहीं है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, तो आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा कि आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो राज्य हैं वो 6ठी अनुसूची से संबंधित हैं। अगर 5वीं अनुसूची से पूछ लिया जाए कौन से राज्य संबंधित नहीं है, तो यही जो 6ठी अनुसूची के राज्य हैं वो 5वीं अनुसूची में संबंधित राज्य नहीं। ठीक है, 7वीं अनुसूची अगर हम देखें तो 7वीं अनुसूची जो है वो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। हमारे संविधान निर्माताओं ने शक्तियों का विभाजन किया है ताकि संघ और राज्यों के बीच में कोई विवाद ना हो। संघ सूची,
राज्य सूची और समवर्ती सूची जो है वो मैंने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। समवर्ती सूची आपने कहाँ से ली है? तो समवर्ती सूची आपने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। मूल रूप से संघ सूची में कितने विषय थे? 97, अब वर्तमान में 100 हो गए। मूल रूप से 66, वर्तमान में 61 हो गया राज्य सूची में, और मूल रूप से 47 और वर्तमान में 52। संघ सूची पे विषय पे कौन कानून बनाएगा? तो संघ बनाएगा। राज्य सूची के विषय पे कौन कानून बनाएगा? तो राज्य बनाएंगे। और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर राज्य ने समवर्ती सूची के किसी विषय पर कानून बनाया है और बाद में जाके संघ उस पर कानून बनाता है, तो संघ का कानून लागू होगा, ना कि जो राज्य का बनाया हुआ कानून अपने आप खत्म हो जाएगा। अब चलते हैं कि इसमें कौन कौन से विषय आते हैं। सर इसमें विषय कौन कौन से आते हैं? तो हम इसमें विषय की बात करेंगे कि कौन कौन से इसमें विषय आ रहे हैं। देखिए संघ में कौन कौन से आते हैं? आपके रेडियो आता है, टेलीविज़न आता है, शेयर बाजार आता है, डाकघर, बचत बैंक, बैंकिंग, जनगणना, रक्षा, रेलवे, ये सब किस में आ रहा है? संघ में आ रहा है। अब सर राज्य में क्या आता है? तो पुलिस, लोक स्वास्थ्य, गैस, कृषि, कारागार, पंचायती राज, भूमि सुधार किस में आ रहा है? राज्य में। अब कौन कौन से समवर्ती में आ रहा है? तो जनसंख्या नियंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जनसंख्या नियंत्रण की बात भी चल रही है। और शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, तलाक, आपराधिक मामले आदि मामले हैं, ये सब किस में आते हैं? समवर्ती सूची में आते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में जो है वो कुछ नहीं, वो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की बात की गई है। 8वीं अनुसूची में किसकी बात की गई? तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की बात की गई थी। तो अभी क्या है, जब मूल रूप से कितनी भाषाएं ली गई थी? तो मूल रूप से 14 कितनी 14 भाषाएं थी। अब वर्तमान में कितनी हो गई? तो 22 भाषाएं हो गई। कौन कौन सी? असमिया, बांग्ला, कन्नड़, गुजराती, बोडो, डोगरी, हिंदी, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये भाषाएं क्या हो गई? शामिल हो गई। अब आपको बता दें कि भाषाएं शामिल हो रही हैं, तो ये भाषाएं शामिल कैसे हो रही? तो अब आपको यहाँ इस चीज़ को जानने का है कि 21वें संविधान संशोधन के तहत किसको जोड़ा गया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई। अगर मैं आपसे कहूँगा कि जब भी आप क्लास करिए तो एक पेज रख लीजिए और उस पेज पे जितने इंपॉर्टेंट, जहाँ सब इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें दिए गए, आप उनको इंपॉर्टेंट फैक्ट को 1 लाइन में लिखते रहिए ताकि आपके रिवीजन में आ जाए। 21वां संविधान संशोधन क्या है? 1967 के तहत क्या है? सिंधी है। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली को जोड़ा गया है। मैथिली व संथाली को जोड़ा गया है। ठीक है, अब चलते हैं 9वीं अनुसूची में। अब 9वीं अनुसूची जो है, 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 9वीं अनुसूची इस सूची में शामिल किसी भी विषय में, जैसे इस सूची को जब बनाया गया था उसको क्या किया गया था कि न्यायिक समीक्षा से बाहर रख दिया था, मतलब जुडिशियल रिव्यू से बाहर रख दिया गया। अब इसको जब बनाया गया तो इसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया। मतलब कोई भी सरकार ने कोई कानून बनाया, जैसे उन्होंने क्या किया कि उस समय जब देश आज़ाद हुआ तो जमींदारी प्रथा थी और कुछ वर्गों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी और कुछ वर्गों के पास ज़मीन नहीं थी। तो सरकार ने कहा कि हम भूमि सुधार करते हैं, हर वर्ग के पास ज़मीन थोड़ी थोड़ी देने की कोशिश करते हैं। सरकार ने कहा कुछ ज़मीन हमें अपने पास ले लेनी चाहिए। ऐसे में सरकार उस पर कार्य करने जा रही थी, तो उसने उस विषय को उठाया और 9वीं अनुसूची में रख दिया। 9वीं अनुसूची में उसे रखने से क्या फ़ायदा हुआ कि 9वीं अनुसूची को, क्या मैंने फिर कहा, 9वीं अनुसूची को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था। न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने बामन राव के मामले में, किसके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बामन राव के मामले में 1981 में यह स्पष्ट कर दिया। किस मामले में? बामन राव के मामले में यह स्पष्ट कर दिया कि 4 अप्रैल 1973 मतलब 4 अप्रैल 1973 में के बाद 9वीं अनुसूची में जो भी विषय शामिल किए गए, जो भी अधिनियम इसमें शामिल किए गए, वो सब क्या होंगे?
जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और वो केस क्या था जो आपने कहा, वो सॉरी 4 अप्रैल, तो 4 अप्रैल 1973, मतलब 4 अप्रैल 1973 को इसमें क्या कहा गया कि 4 अप्रैल 1973 के तहत, 4 अप्रैल 1973 के तहत जो भी उसके बाद 4 अप्रैल 1973 मतलब केशवानंद भारती मामले के निर्णय की तिथि के बाद से जो भी अधिनियम या जो भी विषय 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं वो क्या किए जाएंगे, वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत रखे जाएंगे। आती है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची बहुत न्यूज़ में रही, अभी महाराष्ट्र में सरकार गई है, ठीक है, और अभी हाल ही में नीतीश जी ने सरकार बदली है, तो इन सब में खासकर महाराष्ट्र वाले केस में तो 10वीं अनुसूची जो बनी थी वो इसलिए बनी थी कि राजनीतिक अस्थिरता ना हो जाए। उस समय क्या हुई थी, जब ये अनुसूची बनाई गई थी, इस अनुसूची को बनाने का एक मोटो था कि क्या होता थी, जगह जगह सरकार गिर जाती थी। आज किसी और की सरकार है, कुछ विधायक चले गए दूसरी सरकार में, उन्हें प्रलोभन दिया गया, वो दूसरे के साथ चले गए और उससे क्या होगी, वो सरकार गिर गई। तो इन सबको रोकने के लिए क्या किया गया, अब इस सबको रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 जोड़ा गया। ठीक है, और ये आर्टिकल नंबर किससे संबंधित है, तो ये आर्टिकल नंबर 102 क्लॉज 2 किस आर्टिकल से संबंधित है, तो मैं आपको बता दूं 102 क्लॉज 2 और 191 क्लॉज 2। अब अभी बहुत न्यूज़ में भी रहा है, देखा ये महाराष्ट्र में सरकार शिंदे गुट देखा ही अपनी न्यूज़ में रहा भी है, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और ये लाई क्यों गई, आपको पता ही है कि राजनीतिक अस्थिरता ना हो जाए, मतलब एक गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल रहे। लेकिन बाद में 91वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये कहा गया कि विधायक दल के 2/3 सदस्य, कितने, 91वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसमें 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कहा गया कि विधायक दल के 2/3 सदस्य द्वारा अगर दल तोड़ने के कारण, जैसे मान लीजिए कि 2/3 जो के सदस्य हैं उनका 2/3 सदस्य अगर टूटते हैं तो उन सभी सदस्यों को, अगर वो विधायक हैं तो उनको अयोग्य नहीं घोषित किया जाएगा, अगर वो सांसद है तो उनको अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो 2/3 अपने साथ ले आए। और ये डिसाइड कौन करेगा कि वो सदस्य जो हैं उनकी नियरता का निर्णय कौन लेगा, तो ये सदन के अध्यक्ष लेंगे। लेकिन ये क्या, आपको बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है यहाँ कि होलोहॉर्न मामले में 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये याद रखना कि होलोहॉर्न ने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि होलोहॉर्न मामले में किसमें 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अध्यक्ष का निर्णय होगा वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में होगा, मतलब वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है। पंचायती राज क्या है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना था। ठीक है, और ये पंचायती की व्यवस्था, महात्मा गांधी इसके व्यापक पक्षधर थे, तो इसे पंचायतों की शक्तियों व जिम्मेदारी दी गई। अब ये आया कब है, तो 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायतों का गठन किया गया। ठीक है, और इसमें कितने विषय हैं, तो इसमें 29 विषय हैं। कितने विषय हैं, इसमें 29 विषय हैं। अब देखिए, इसमें पंचायतों में शक्तियों के विभाजन की तो बात की गई है कि भैया पंचायतों की बात की गई। अगर हम कहें कि भाई इसमें भारत के पहले पंचायत मंत्री कौन थे, तो भारत के पहले पंचायत मंत्री SK डे थे। भारत के पहले पंचायत मंत्री कौन थे, तो भारत के पहले पंचायत मंत्री SK डे थे, SK डे थे। ठीक है, और ये क्या है, स्थानीय स्वशासन की बात करता है। ठीक है, अब फिर चलते हैं, इसमें कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। अभी पंचायती राज पढ़ेंगे हम, पूरा स्थानीय स्वशासन, जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ेंगे तब इसमें हम पूरी अच्छे से इसको पढ़ेंगे। अभी सिर्फ अनुसूचियाँ पढ़ रहे हैं। अब आती है 12वीं अनुसूची। अब 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो भैया 74वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया।
तो 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और 74वां संविधान संशोधन के जोड़ा गया। और इसमें किसकी बात की गई है? तो नगर पालिकाओं की शक्तियां और की बात की गई। और इस सूची में कितने विषय हैं? इस सूची में 18 विषय हैं। इस सूची में कितने विषय हैं? इस सूची में 18 विषय हैं। इसी के साथ आपकी अनुसूचियां आज समाप्त होती हैं। इसी अनुसूचियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं, उसका अगला टॉपिक आपको कल मिलेगा। हम क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।